जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं एस.के. आर्या बीपीएससी जी केवल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पिछली कक्षा में अध्याय 3 तक देख चुका था, क्लास 6 का जो हिस्ट्री सेक्शन है। आज मैं अध्याय 4 देखूंगा जो आरंभिक नगर है। उससे पहले कुछ क्वेश्चन थी 3rd चैप्टर में, उसे मैं डील कर लेता हूं। देखिए, ये सब तो 1st, 2nd, 3rd तो मैं आपको समझा दिया था। आज मैं 4th सही गलत है उसको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हल्लूर में ज्वार बाजरा मिले हैं। तो ये सही है, हल्लूर में ज्वार बाजरा ये सब मिले थे। जो वो बॉक्स था उसमें आप चेक कर लीजिएगा, उसमें है। नेक्स्ट देखते हैं, बुर्ज होम में आयताकार घर मिले हैं। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। और कश्मीर से क्या मिला था? गर्द आवास मिला था, ठीक है। और आयतकार घर कहाँ से मिला था? ये मोहनजोदड़ो से मिला था। ग देखते हैं, चिरांद कश्मीर का एक पुरास्थल है। कह रहा है कि चिरांद जो है कश्मीर का एक पुरास्थल है। नहीं, कश्मीर में क्या है? बुर्ज होम है। और चिरांद कहाँ है? ये बिहार में है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। घ जेडराइट जो दाऊंजली हेडिंग से मिला है वो चीन से लाया गया एक पत्थर था। हाँ, तो ये ट्रू है, ठीक है। यानी कि 2 गलत है और 2 सही है, ठीक है। इसको देख लिए। आगे देखते हैं। आज हम लोग अध्याय 4 स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग अध्याय 4 देखते हैं जो आरंभिक नगर है शीर्षक। तो आरंभिक नगर कहने का सेंस क्या हुआ? आरंभिक नगर कहने का सेंस ये हुआ कि जैसे जैसे लोहा ये सब की खोज होने लगी, लोग इकट्ठा होकर खेती करने लगे और वहाँ पे कुछ एक जनपद का शुरुआत हो गई, जिससे धीरे धीरे विकसित हुई नगर, रोड, फैक्ट्री, ये सब। मतलब फैक्ट्री तो नहीं, बट फैक्ट्री भी एक उद्योग स्थल कह सकते हैं, क्योंकि औजार ये सब जितना भी होता है पहले तो औजार से ही होता था। इतना तो टेक्नोलॉजी था नहीं कि ट्रैक्टर मोटर ये सब बना सकें। उस टाइम धीरे धीरे सीख रहे थे और वही एक आरंभिक नगर का शुरुआत माना गया है। तो उसी के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आइए एक देखते हैं फैक्ट्स क्या इसमें लिखा हुआ है। एक 2 लड़का है, जसप्रीत और हरप्रीत। तो ये दोनों एक गली में क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पे इसमें जो लिखा हुआ है उसे मैं पढ़ता हूँ एक बार, और उसके बाद आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कह रहा है कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहकर कहा करते थे। जैसे एक खंडर वाली घर होगी, उसमें कुछ लोग जो है उस घर की तारीफ कर रहे थे, और उस घर को लोग जो है वहाँ उसे भूतहा घर कहा करते थे। उसी को बारे में इस बता रहा है। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या तुम अपने कहीं लकड़ी का इतना सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, जैसे एक कह रहा है इसमें कि ये जो लकड़ी का जो घर बना हुआ है, इतना सुंदर नक्काशी इसको में किया हुआ है, तो उसी को कह रहा है देखने के लिए। और दूसरी महिला ने क्या कहा? तो दूसरी महिला ने क्या कहा है उसके बारे में देखते हैं। हमें मंत्री जी की पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। तो दूसरी महिला जो है वो कह रही है कि हमें एक मंत्री जो है, जैसे अभी सीएम है, तो उसी को कह रही है कि इस घर को मरम्मत करने की व्यवस्था किया जाए और सुरक्षित प्रदान किया जाए। तो वही इसमें कह रहा है। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगा कि इस पुराने खंडर को लोग इतना लगाव क्यों हो सकता है। जैसे वो सोचने लगा कि इसको तो सब भूतागर कह के बोला करते हैं, लेकिन ये जो है इसे इतना मंत्री को पत्र भेजने की बात कर रही है, सुरक्षित रखने की बात कर रही है, तो वो यही सोचने लगा कि इतना लगाव क्यों है इस घर से। ये तो था कहानी का एक सारांश। आइए देखते हैं आगे। कह रहा है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा उड़ा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है।
जैसे हड़प्पा की कहानी के बारे में इसमें समझाया जाएगा, ठीक है, कि हड़प्पा का खोज कैसे हुआ और उसमें क्या क्या है, क्या उसका वास्तुकला, ये सब सब के बारे में नज़र आएगा। तो वही इसमें कह रहा है कि अक्सर पुरानी इमारत की कहानी बताती है जो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब अपनी पहली रेलवे लाइन जो थी उसको बिछाने की शुरुआत हो रही थी, तो उसी में अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, ठीक है। जो हड़प्पा भी कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा कहाँ है, तो वो पाकिस्तान में है। देखते हैं आगे क्या कहता है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। वह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिनसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। जैसे उस टाइम तो वो सोच भी नहीं सकते थे, वो सोचते थे कि ऐसे ही कुछ दबा हुआ होगा, ईंट है तो अच्छी ईंट निकलने लगी, तो वो ये तो नहीं जान पाते थे कि इसमें क्या है, एक पहली सभ्यता होगी या फिर ये एक हड़प्पा की कहानी है। तो वो लोग क्या किए कि अब ईंटें मिलना स्टार्ट हो गई, तो उन लोग को पैसा बचाने के चलते, आज भी देखते हैं कि पैसा बचाने के चलते कुछ भी कर लेते हैं, तो वही उस टाइम भी हुआ था और हजारों ईंटों से ऊपर ही लेकर चली गई थी। इसमें कई इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जैसे कई इमारतें उसको में होगी, जैसे 1 मंजिला 2 मंजिला और कुछ घर भी होगी, तो वो सब नष्ट हो चुकी है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों को इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह एक खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जैसे लगभग 150 साल पहले तो उतना कुछ खास पता नहीं चला था, लेकिन धीरे धीरे जब उसका आर्कियोलॉजिस्ट लोग परीक्षण करना स्टार्ट कर दिए, तो उन्होंने बताया कि यह एक खंडर है जो सबसे पुराने शहर में से एक है। आइए आगे देखते हैं और क्या बताता है ये। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल को इमारतें और चीज़ें मिली। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को इमारतें कहा जाने लगा। जैसे हड़प्पा तो सबसे पहले मिल गई थी, तो उसी तरह से रिलेटेड जो बाद में मिलना स्टार्ट हो गया, तो और उसी साल के थे, तो उसी समय को हड़प्पा सभ्यता के नाम से कहा जाने लगा। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। 4700 साल पहले का मतलब समझे, जैसे ईसा मसीह का जन्म से 4700 साल पहले, सोचिए अभी कितना 4 2 6 यानी 6700 साल हो गया इसका पुराना, इतना पुराना है ये, ठीक है। देखते हैं आगे क्या कहता है। प्रायः पुरानी इमारतें को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन एक राइज कर रहा है कि जो पुरानी इमारत है उसमें उन्हें तोड़ करके नई भवन बनाए जाने चाहिए, या उस पुरानी इमारत को सुरक्षित रखना चाहिए, ये आपको सोचने की ओर कह रहा है। आइए एक साइड में है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। जैसे यह जो हड़प्पा सभ्यता है, तो वह कहाँ कहाँ से मिले है इसके बारे में बता रहा है। जैसे आधुनिक जो पाकिस्तान है उसको में कुछ भाग है, और आधुनिक पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र उसमें है, सिंध प्रांत उसमें है, और भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। ये हड़प्पा स्थल कहाँ कहाँ से मिले, इसको में ये जानकारी आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। देखते हैं आगे। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहर, मुनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। जैसे जैसे ये पूछ सकता है कि इस स्थल से क्या क्या मिले हैं, तो लाल मिट्टी के बर्तन को उस टाइम का मृदभांड कहा जाता है, तो मृदभांड को ये पूछ सकता है कि मृदभांड जो हड़प्पा सभ्यता में मृदभांड मिले हैं वो किस कलर के थे, तो वो काले और रेड कलर के थे, ठीक है। लाल बर्तन और काले रंग के चित्र बनाए हुए थे, तो लाल बर्तन थे और काले रंग के चित्र बनाए हुए थे, ये आपको पूछ सकता है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है।
इन नगरों की विशेषता क्या थी। जैसे इस टॉपिक से सीखेंगे हम कि इस जो हड़प्पा नगर है इसकी विशेषता क्या क्या था, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आइए देखते हैं क्या कहता है इसे। इन नगरों में कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों को विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो कह रहा है इसमें, ये जो हड़प्पा नगर था वह दो और या उससे ज़्यादा में विभाजित थी। जो पश्चिमी भाग था वह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। जैसे ये कह सकता है कि जैसे दो इसको भागों में था या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेनली दो रूप से बता रहा है। जो पश्चिमी क्षेत्र थी वह पूर्वी क्षेत्र के हिसाब से वो छोटा इलाका था लेकिन वह ऊंचाई पे था। तो ऊंचाई पे कहने का सेंस मतलब ये आप मान सकते हैं कि वो लोग ऊंचे लोग होंगे और उनसे जो नीचे लोग होंगे वो पूर्वी क्षेत्र में रहते थे। आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। वही जो अभी मैंने आपको समझाया, दोनों हिस्सों की चार दीवारी या पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। जो दोनों ईंटों की जो दीवारी थी वो एक घेराबंदी करके बनाया जाता था। जैसे ये हो गई और ये हो गई, और ये चारों पट्टी किलाबंदी जो उसको कह सकते हैं, किलाबंदी पक्की ईंटें से किया गया था। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या कहता है। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवार खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवार खूबसूरत होते थे और खूबसूरत और मजबूत होते थे। जैसे इसमें कह रहा है कि उस टाइम पे जो ईंटें और दीवार बनाई जाती थी वो इतना मजबूत होती थी कि अभी तक 4700 साल तक से बताइए अभी तक वो मतलब सुरक्षित है। और उसमें एक खूबसूरत दीवार पे चिनाई भी किया जाता था। चिनाई कहने का मतलब है कि उस पर कुछ कलर या फिर पेंटिंग टाइप के कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कहता है। कुछ इलाकों में नगर दुर्ग में कुछ भाग इमारतें बनाई जाती थी। इसमें कह रहा है कि कुछ जो नगर है, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत बनाई गई थी। खास इमारत जो होगा वो उस टाइम के जो हेड होंगे उसी के लिए वो बनता होगा। ठीक है, जैसे अभी भी राष्ट्रपति भवन है उसके लिए मुगल गार्डन है, ये सब एक खास तरीका के भवन है ना, तो वही उस टाइम भी बनाया जाता होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। जैसे ये पूछ सकता है कि महान स्नानागार कहाँ से मिल रहा है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा एक वन लाइनर बन सकता है, इस किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो से बहुत कुछ मिल सकता है, बाई ऑप्शन फिर आप छाट सकते हैं, लेकिन ये पूछ सकता है कि महान स्नानागार कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे देखते हैं। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टिक की इस्तेमाल किया गया था। जो वह तालाब था, वह तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि उस टाइम के लोग जो थे ईंट बनाने की भी कला तो जानते ही थे, तभी तो नगर एक स्थापित किया गया था। और वो साथ साथ में प्लास्टर का इस्तेमाल भी किया करते थे। ठीक है, सॉरी प्लास्टिक में बोल दिया था, प्लास्टर का इस्तेमाल किया करते थे। आगे देखते हैं। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जा गई थी। जो पानी का रिसाव न हो उसके लिए चारकोल का इस्तेमाल किया गया था। सोचिए उस टाइम के इतने वास्तुकला विकसित थे कि क्या किससे क्या रोकना है, क्या मतलब पानी को रोकने के लिए भी उन लोग बहुत अच्छा से बेहतरीन इंतजाम किए थे, जो जिसे चारकोल की परत हो गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन ये छोटा मोटा एग्जाम में नहीं पूछेगा कि प्लास्टर के ऊपर क्या चढ़ाते थे ताकि पानी को रोका जा सके। तो ये चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है इसमें। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था।
उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों के लिए स्नान किए जाते थे। जैसे वह जो स्नान महान स्नानागार था, वो उसके दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी और चारों तरफ कमरे थे। सीढ़ियाँ के मतलब उसमें उतरने के लिए हो गया, और कपड़े ये सब जो चेंज करने के लिए हो गए, उसके लिए कमरे बनाए गए थे। और वह उसे में पानी जो, अब पानी भी तो उसमें कहीं से डालना ही होगा। आजकल तो मोटर ये सब से भर देते हैं, लेकिन उस टाइम कुआं से ही पानी भरा जाता था, ठीक है। और उपयोग जब हो जाता था तो उसे खाली भी कर दिया जाता था। और इसमें कह रहा है कि वो जो महान स्नानागार थे, वह विशेष अवसर जो मतलब विशेष कुछ फंक्शन हो गए, पार्टी हो गई, उसी टाइम, जैसे अभी होली आ रही है तो आज तो होली है, तो वही कह रहा है कि होली के मौसम पे ये खोला जाता होगा। आगे देखते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से अग्नि कुंड मिले हैं। यह क्वेश्चन भी राइज कर सकता है, वन लाइनर में आप नोट कर लीजिएगा। जैसे अग्नि कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा और लोथल से मिला है, दो स्थल से मिला है, जो मेन रूप से ऑप्शन में रहेगा। अन्य नगरों में तो इसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन कालीबंगा और लोथल स्पेसिफाई किया गया है, तो इसलिए कालीबंगा और लोथल हो जाएगा अग्नि कुंड का साक्ष्य के लिए, ठीक है। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। जैसे अग्निकुंड है तो पहले ऋषि मुनि भी थे, तो वो लोग अग्निकुंड में ही यज्ञ करते थे। आगे देखते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नगर से, छोटा मोटा एग्जाम में तो भंडार गृह कह देगा तो वो अलग आंसर हो जाएगा, सिर्फ मोहनजोदड़ो हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े भंडार गृह पूछेगा और अच्छे एग्जाम लेवल होगा तो उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल तीनों होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ यही है, देखिए महान स्नानागार यही है, दोनों तरफ से सीढ़ी हो गई और चारों तरफ ये कमरे हो गए, महान स्नानागार। आगे देखते हैं। भवन, नाले और सड़क, उस टाइम के जो भवन, नाले और सड़क थे उसके बारे में जानकारी पता चलेगा इसमें हमें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। जो उस टाइप के जो हड़प्पा सभ्यता में जो घर थी, उसके जो घर थे या तो एक मंजिला होते थे या तो दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जैसे अब तो हर घर नल के योजना के तहत अब तो लगभग सभी के घरों में नल लग गया है, लेकिन उस टाइम तो इतना विकसित था नहीं, तो इसलिए उस टाइम कुछ के जो घरों में है कुछ के घरों में कुएं मिलते थे, और पहले तो अधिकांश लोग कुएं से ही पानी ग्रहण करते थे। तो वही इसमें भी कह रहा है कि अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, तो लेकिन कुछ के घर में ही कुएं प्राप्त किए गए थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो सेशन है, ये सेशन आप लोग को अगर सही नहीं लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं और इससे बेहतर कर सकूं। आप बताइए कि हाँ ये चीज़ की त्रुटि है तो मैं उसे बता सकूं, ठीक है। आइए तब तक आगे देखते हैं, इस पे समझते हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्होंने सावधानी से सीधी लाइन पर बनाई जाती थी। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। जैसे उस टाइम के जो नाले ये सब थे वो सब ढके हुए थे, और आजकल के जो नाले हैं देखते हैं कि इधर है कचरा फैल जाता है, उधर नल का पानी बिगड़ जाता है, नाला का मतलब अभी और उस टाइम से कंपेयर किया जाए तो अभी के नाले बहुत ही गंदे हैं। यही कारण है कि बरसात के मौसम में पटना में ही देखते होंगे कि पूरा पानी भर जाता है गलियों में। तो वही उस टाइम की बात कह रहा है कि जो उस टाइम की नाले थी सीधी लाइन में रहती थी और हल्की ढलान पे होती थी ताकि पानी आसानी से बाहर बह सके, यानी कि बाहर जा सके। आगे देखते हैं। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घर की नालियाँ थी वह सड़क की नालियों से जोड़ देंगे तभी तो वो पानी दूसरी जगह जाएगी, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। वही बता रहा है, जैसे कि अभी भी तो है नाली कि एक जगह एक नाली से दूसरी नाली को अटैच ही है, लेकिन अभी के नाली जो है कि खुला रहता है, लेकिन उस टाइम की जो नाली है पूरे सेपरेट ढंग से ढका हुआ रहता था और सीधी लाइन में होती थी, ठीक है। आगे देखते हैं।
नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाया जाता था, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई किया जा सके। जैसे अभी भी देखते होंगे कि कहीं कहीं रोड पे ही लोग गड्ढा खोलकर उसको सफाई करने लगते हैं, तो अभी भी मेन होल है, लेकिन उस टाइप से नहीं है जिस टाइम से पहले होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। घरों, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। जैसे उस टाइम के जो घर बनाए गए थे, नाले और सड़क बनाए गए थे, वो बहुत ही इंजीनियरिंग के थ्रू किया जाता था, ताकि अच्छे से वो रह सके और पानी की बहाव अच्छे से हो सके और उसमें घर की अच्छी से जो घर है वह मजबूती से बनाई जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके बारे में और भी वर्णन होगा। ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्णित घरों के और पिछले अध्याय में वर्णित घरों के तुम अंतर दिखाओ, कोई दो अंतर को बताना है। जैसे इसके पहले इसमें जो बताया है और उसके पहले जो चैप्टर पर पढ़े थे उसमें भी कुछ घर के बारे में बताया गया था, तो उससे कंपेयर करना है। ठीक है, अगर आपने देखे होंगे दोनों वीडियो तो आपको अच्छा लगा होगा और आप वो कमेंट कर करके आप अंतर बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। नगरीय जीवन, उस टाइम के जो नगरीय होते थे उसके बारे में इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसा था उन लोग का नगरीय जीवन। आइए देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। जैसे जो हड़प्पा के नगर है वहाँ लोग अधिक रहते होंगे, यही कारण है कि हलचल भी वहाँ अधिक रहती होगी, वही बता रहा है इसमें। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। जो मतलब हड़प्पा के लोग थे वहाँ के लोग अधिक कुशल होंगे, तभी तो उसमें बता रहा है कि जो खास इमारत बनाने की योजना बनाने में जुटे रहते होंगे लोग वहाँ के। ठीक है, आगे देखते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह संभव है कि ये शासक लोग को ये शासक लोग को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। जैसे वहाँ हड़प्पा के लोग थे, वहाँ के जो शासक हैं वह लोगों को दूर भेज भेज कर धातु और बहुमूल्य पत्थर जैसे उपयोगी चीज़ों को मंगवाते होंगे, तभी तो घर का निर्माण करवाने के लिए तत्पर होते थे और योजना बनाते थे कि कैसे घर का निर्माण किया जाए, कैसे सड़क बनाई जाए, कैसे नाले बनाए हों, ये सब के बारे में करते होंगे बात। आगे देखते हैं। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके और सोने चांदी के बने आभूषणों की कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। जो मतलब आभूषण अभी भी जो स्वर्ण ये सब है, जो सोना ये चांदी ये सब है, तो वो लोग बहुत अच्छी से सेफली रखते हैं, तो वही इसमें भी कह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन नगरों की लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। जैसे उस टाइम के जो जैसे अभी है कि मैथ हो जाता है, हिंदी हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो देवनागरी लिपि का यूज होता है, उसी तरह इंग्लिश में लिख रहे हैं तो रोमन में है। तो उसी तरह इसमें भी कह रहा है कि उस टाइम जो है नगरों को लिपिक भी होती थी जो मुहरों से पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो बच नहीं पाई, जो अभी बच नहीं पाई है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी होते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ बनाते होंगे, जो लंबी यात्राएं भी करते होंगे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते हैं और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानी। जैसे जो लोग दूर दराज जाते थे वह कहीं भी अब गए तो वहाँ के तो जो कहानी होगी, जो किस्सा होगा वहाँ पे जो घटित होगा उसके बारे में भी वहाँ से संदेश भी ले आते थे और यात्रा भी हो जाती थी, लंबी यात्रा करते थे ताकि वहाँ से उद्योग के लिए सामान जो उन लोग को ज़रूरत है उसे ला सके। ठीक है, देखते हैं। मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। उस टाइम के जो मिट्टी से बच्चे खेलते थे, जैसे हम लोग बच्चे थे तो मिट्टी का गाड़ी बनाते थे, मिट्टी का कुछ बनाते थे, तो वही उस टाइम एक खिलौना के रूप में हो जाए। उस टाइम के बच्चे जो होंगे, हड़प्पा स्थल के जो बच्चे होंगे, वह भी मिट्टी के खिलौने से ही खेलते होंगे। आज तो बहुत प्लास्टिक का सामान बन गया है तो खेलने के लिए बहुत ही है, लेकिन उस टाइम को तो लोग उतना
अवेयर नहीं थे, उतना नॉलेजफुल नहीं थे, तो वही मिट्टी के बर्तन से ही खेलते होंगे, जैसे मिट्टी से खिलौने बनाते होंगे, वही इसमें कह रहा है। देखिए ये कुआं है, कुआं का ये है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है, इसे मैं पढ़ देता हूँ एक बार। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर में एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर, उस मुहर के ऊपर चीन खास लिपि में है। जैसे देखिए ये जो है ये नाला हो गया, ठीक है, ये नाला हो गया, ये कुआं हो गया, ठीक है ना, वही इसमें कह रहा है। और मुहर भी है, तो मुहर किधर है, अच्छा मुहर ये है, ये रहा, ये मुहर है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इस मुहर पर इस मुहर पर ऊपर के चिन्ह खास लिपि में होते थे। ये जो चिन्ह है ये खास लिपि में होते थे। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका अर्थ क्या है, दाईं और नीचे, दाईं और नीचे, ये अच्छा ये दाईं और नीचे पक्की ईंटे के खिलौने हैं, सॉरी ये वाला कह रहा है, दाईं और नीचे पक्की ईंटे के खिलौने हैं, ठीक है, यही इसके बारे में है। आइए इसको देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं नगर और नए शिल्प। इसमें नगर और नए शिल्प के बारे में जो है वो सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगर से प्राप्त हुई है। जो हड़प्पा के नगर से प्राप्त हुई है उसके बारे में अब जानकारी प्राप्त होगी। पुरातत्वविदों की जो चीज़ वहाँ मिली है उसमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसे, सोने, चांदी आदि जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। जैसे उस टाइम के जो है पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वह बताते हैं कि जो अधिकांश है वह पत्थर के और शंख के, कांसे के, सोने चांदी के धातु से बनाई गई है थी। जो तांबे और कांसे से औजार बनाई जाती है और हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते। जैसे उस टाइम के जो धीरे धीरे प्रचलित होने लगी थी वो सब बनाना स्टार्ट कर दिए थे। जो अधिकतर तो उस टाइम पत्थर ही था, तो अधिकतर पत्थर से वो बनाना स्टार्ट किए थे। और उन लोग को उस टाइम तो इतना पता नहीं होता था कि सोना क्या है, चांदी क्या है, ये सब, तो वो सब का भी प्रयोग उन लोग करते थे क्योंकि उन लोग को ये पता नहीं था, लेकिन उन लोग देखने में अच्छा लगा जिसके कारण वो लोग अपना धातु के कुछ सामान बनाना स्टार्ट कर दिए थे। देखते हैं इसमें क्या करते हैं। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते होंगे। जो उस टाइम के सोने और चांदी था उससे बर्तन बनाए जाते होंगे। देखिए यहाँ मिली सबसे आकर्षित वस्तु में मनके, बाट और फलक हैं। जो मनके और बाट और फलक है ना, बाट यहाँ पे देखिए, ये जो है ये बाट है उन लोग का। इसका हम बताते हैं आगे थोड़ा सा देख करके, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन्हें आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। जो अभी मुहर जो दिखाया, जो चित्र बना हुआ था, उसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो मनके होते थे वह लाल रंग के होते थे, उस पर काले रंग के डिजाइन बनाते थे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं बाट के बारे में क्या कह रहा है दोस्तों। यही एक बाट है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। ऊपर पत्थर के बाट देखो, ठीक है, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया होगा। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया। जैसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस टाइम के जो हड़प्पा सभ्यता के जो बाट होते थे वो किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये क्वेश्चन मतलब इन रेयर पूछ सकता है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जान लीजिए चर्ट नामक पत्थर होता था, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाए गए होंगे। जो इस टाइम ये जो चर्ट नामक पत्थर से बाट बनाए जाते थे वह बहुमूल्य पत्थर और धातु को तौलने के लिए बनाए गए होंगे। आगे देखते हैं। मध्य में बाएं मनके, मध्य में
बाएं मनके, ये जो है मनके हैं, ठीक है। इनमें से कई कार्निलियन पत्थर है, कार्निलियन पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए। जो ये मनके हैं ये काट कर और तराश कर, कटा हुआ तो दिखने में लग भी रहा है, इनके बीच छेद किए गए ताकि धागे डालकर माला बनाई जा सके। जैसे ये देखिए, ये जो है ना, ये काट कर बीच में छेद किया जाता होगा ताकि यह माला के रूप दे सके, ठीक है। आगे देखते हैं। मध्य में दाएं तरफ धारदार फलक है। मध्य में धारदार फलक है। नीचे बाएं कढ़ाईदार वस्त्र, ये जो है वस्त्र है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, उसमें से कढ़ाईदार वस्त्र पहनने दिखाया गया। ये जो है, यह कढ़ाईदार कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला। ये क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी है। तो ये कह रहा है कि जो कढ़ाईदार जो व्यक्ति का पिक मिला है, जैसे फोटो तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम तो पत्थर के ही होंगे, तो वही कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया था, ठीक है। देखते हैं इसमें। अध्याय 3 में तुमने जिस गांव के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ बहुत धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो उस टाइम अध्याय 3 में हम लोग तो उतना देखे नहीं थे कि बाट ये सब के बारे में जिक्र था, तो वही इसको बारे में बताना चाह रहा है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ से कपास की खेती हुई है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वन लाइनर के फॉर्म में पीटी में आपको पूछ सकता है। जो भी हो, बीपीएससी ये सब में तो ज़रूर पूछ सकता है। बीपीएससी, जेपीएससी हो गया, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, जो भी है ये सब के बारे में पूछ सकता है कि सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ये भी पूछ सकता है कि और कब कितने साल पहले मिला है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि मेहरगढ़ से कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं जो चिपके हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से बता रहा है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े मिले, यानी कि मोहनजोदड़ो में है तो वहाँ कपास से कपड़े बनाए जाते होंगे। खेती कहाँ से हुआ? खेती मेहरगढ़ में हुआ। और अभी भी देखते हैं जो कपास के कॉटन के बनाए गए कपड़े होते हैं, कॉटन कहीं और किसान लोग उगाते हैं और उसका मिल में जाता है, फिर उससे कपड़े बनता है। तो वही इसमें कह रहा है कि मेहरगढ़ में खेती के साथ लगभग 7000 साल पहले मिला है और मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े के साथ मिले हैं, ठीक है। और उसमें आगे जो अवशेष है, चांदी के एक फूलदान ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। चांदी और फूलदान ढक्कन का साच कहाँ से मिले हैं? जो तांबे के वस्तुएं से चिपके हुए थे वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आगे देखते हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेओन से बनी तलिकाएं सूत कटाई का संकेत देती है। जो पक्की मिट्टी है ना, ये फ्रेयंस जो है, इनका कुछ जो गांधी जी सूत काटते थे तो उसमें एक सूत काटने के लिए कुछ एक था उसमें मशीन का उपयोग, तो वही फेयंस कह रहा है, उसी को फेयंस कहते हैं। तो अभी भी उसका ही लैंग्वेज का प्रयोग किया है जो अभी वर्तमान में है, तो उसी को सूत कटाई का संकेत देती है, ठीक है। देखते हैं आगे इसमें क्या कह रहा है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञों उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। जैसे इसमें कह रहा है जो विशेषज्ञ के देख रेख में ही होता था, जो भी चीज़ बनाने के लिए होता था, और उसके लिए एक खास प्रशिक्षण होता है। जैसे आज भी देखते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए उस चीज़ के लिए पहले ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो उसी तरह पहले के जो लोग थे, किसी चीज़ को तराशने के लिए, जैसे पत्थर तराशने के लिए, मनके चमकाने के लिए, या मुहरों पर पच्चीकारी करने के लिए, मुहरों पर पच्चीकारी करने या मतलब समझे, वो जो मुहर पे निशान होता है ना, जैसे 1 रुपये के निशान पे देखते होंगे भारत का ये अशोक स्तंभ है भारत सरकार का,
तो वही मुहर पच्चीकारी करना हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। पृष्ठ 36 पर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तराशी गई है। जैसे पृष्ठ संख्या 36 पर कह रहा है, ये देखिए, ये कह रहा है इसकी दाढ़ी कितना है अच्छा, इसका फेस का कटिंग कितना अच्छा से किया गया है, नक्काशी जो कितना अच्छा से किया गया है, इसी के बारे में ये कह रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, या किसी वह जो है इतना नक्काशीदार जो चेहरा आकर्षित ढंग से बनाया गया है, वह किसी विशेषज्ञ जो विशेषकर मूर्ति कलाकार होंगे उन्हीं के थ्रू बनाया गया होगा। आगे देखते हैं इसमें। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, हमें यह पता नहीं है कि क्या वह सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही काम में दक्ष होंगे। जैसे अभी भी देख सकते हैं हम लोग, कुछ काम स्त्री लोग जो है वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकती है, कुछ काम पुरुष लोग जो है वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो दोनों मिलकर ही करते हैं। तो उसी तरह ये कंफर्म साक्ष्य नहीं पता चला है आज तक कि ये जो काम है पुरुष अकेले किए थे या फिर स्त्री। देखते हैं आगे क्या कहता है। ये फेयंस के बारे में लिखा गया है, फेयंस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया है, उसे हम लोग समझते हैं। देखते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। जो फेयंस है वह यही है, और इसे कृत्रिम ढंग से तैयार किया जाता था। देखते हैं कैसे तैयार किया जाता था, उसके बारे में बताया है। बालू या स्फटिक पत्थर को चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तुएं बनाई जाती थी। यह जो है यह किससे बनाया जाता था, तो बालू और स्फटिक पत्थर से। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के या समुद्री हरे रंग के होते थे। ध्यान रखिए, ये सब उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे निकलता हूँ मैं जल्दी बताकर आपको। फेयंस के मन के चूड़ी बाले छोटे बर्तन बनाए जाते थे। जो फेयंस के हैं उसके मन के बनाए जाते थे, चूड़ी बनाए जाते थे, और बाले बनाए जाते थे, और छोटे बर्तन जो है उनके बनाए जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल, अब देखेंगे कि जो कच्चे माल में है उसको, कच्चे माल को कैसे खोज हुई है, कैसे उन्हें प्राप्त किए हैं, उसके बारे में इसका थोड़ा डिटेल किया है। ठीक है, देखते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कच्चा माल जो रॉ मटेरियल जो होता है वो कृषक लोग तैयार करते हैं। जो जैसे धान हो गया, धान का फसल हो गया, गेहूं का फसल हो गया, तो उसी तरह इस कच्चे माल तो उसी को कहते हैं, उसी से कुछ बनाया जाता है। जैसे धान का चावल बन जाता है, गेहूं का आटा बन जाता है, या फिर बिस्किट आजकल बन जाता है, उसी तरह इसमें वो कच्चा माल सामग्री उसी को कहते हैं। ठीक है, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे। जैसे लकड़ी, धातु, अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। जैसे इसको में बताया गया है, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी के क्या बना सकते हैं हम लोग, टेबल, कुर्सी, बेंच आदि इत्यादि। तो वही इसमें भी कह रहा है, जैसे लकड़ी, धातु के अयस्क, जो धातु प्राप्त होते हैं वो हम लोग मेन रूप से तो प्राकृतिक अयस्क में प्राप्त होते हैं, तो वही बता रहा है। इसमें फिर कई तरह की चीज़ बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते थे। वही बता रहा है, जैसे कपास का साज कहाँ से मिला था, मेहरगढ़, लेकिन कपास के बने कपड़े का साज कहाँ से मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें हमें फोकस कर दिया। आगे देखते हैं। जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा के लोग कई चीज़ें वहीं मिलती है, लेकिन जहां तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर से आयात करते थे। जैसे जो इंडिया में तो बहुत मात्रा में उतना पता नहीं था कि कहाँ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, तो वही कह रहा है कि जो लोहा, सोना, चांदी, तांबा या बहुमूल्य पत्थर थे वो कहीं दूर से आयात करते थे। आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। जो राजस्थान के क्षेत्रीय जिला है वो तांबा के उत्खनन के लिए अभी भी प्रसिद्ध है, तो उस टाइम भी तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो राजस्थान से करते थे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हड़प्पा के लोग तांबे कहाँ से आयात करते थे, तो ये
कहाँ से करते थे? वर्तमान में भारत के एक राज्य राजस्थान से। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसमें तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर भी बता दे रहा हूँ आपको। आगे देखते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देशों ओमान को भी तांबे का आयात किया जाता था। अगर ये पूछ सकता है कि तांबा का जो आयात होता था वह भारत के अलावा किस देश से किया जाता था, तो ये ओमान से किया जाता था, ध्यान रखिएगा। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये इस लाइन में सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में भारत के कहाँ से तांबा का आयात किया जाता था, तो वो राजस्थान से हो जाएगा। लेकिन यही पूछेगा कि पश्चिमी एशियाई देश कौन से देश से तांबा का आयात किया जाता था, तो ये ओमान से किया जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है, कांसा किसका बना होता है? तांबा और टीन का। तो तांबा है तो तांबा, उसमें मिलाई जाने वाली धातु जो टीन है उसका आयात कहाँ से किया जाता था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ईरान और अफगानिस्तान। यानी कि जो टीन का आयात होता है वो कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान से। ध्यान रखिएगा, तांबा भारत के अलावा ओमान से और भारत में राजस्थान से, और टीन कहाँ से? तो टीन आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। नेक्स्ट देखते हैं। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल पत्थर का आयात गुजरात से किया करते थे। जो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि सोने का आयात कहाँ से किया करते थे, तो कर्नाटक। कोलार जो गोल्ड है तो वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यहाँ से सोना, इससे भी ध्यान रहेगा आपको कि सोना का आयात कहाँ से किया करते थे, तो वो कर्नाटक से किया करते थे। और बहुमूल पत्थर का कहाँ से किया करते थे आयात, तो वो गुजरात से करते थे। बहुमूल पत्थर गुजरात, ध्यान रखिएगा। ईरान और अफगानिस्तान से भी क्या करते थे? जैसे बहुमूल पत्थर है तो ईरान और अफगानिस्तान से भी क्या करते हैं, यानी कि ईरान और अफगानिस्तान से क्या क्या किए? एक तो टीन जो कांसा बनाने के लिए किया जाता था, और दूसरा बहुमूल पत्थर, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें एक दिया हुआ है साइड में, इसमें देखते हैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इसके बारे में सोचना है, ठीक है। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। जो ये जो दो चित्र है, यह एक खिलौना है और ये एक मुहर है, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या कह रहा है इसमें। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? इसमें पूछ सकता है कि यातायात के लिए किन साधन का उपयोग करते थे। या तो पिछली कक्षा में हम लोग बताए थे कि या तो वो पैदल नहीं चलते थे और जानवरों पे सामान रख करके ढुलवाते थे, वही हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कहता है आगे। पिछली अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? तो उस टाइम जो पिछली कक्षा में है तो उस टाइम एक पहिए वाली गाड़ी का भी निर्माण हो चुका था, तो वही इसमें पूछ सकता है। बताया गया था, उसमें बताए भी थे हम आपको। आगे देखते हैं। पहिए वाली गाड़ी किससे धुलवाते थे? वो जो पशु जो पालतू पशु थे उससे ही धुलवाते थे, ठीक है ना। देखते हैं आगे इसमें क्या कहता है। नगरों में रहने वाले लोग के लिए भोजन। जो नगरों में रहने वाले लोग थे उनके लिए भोजन के बारे में जानेंगे। देखते हैं क्या कहता है। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। देखिए, जो गांव में लोग रहते थे वह अनाज उगाते थे और जानवर को पालतू कर बनाने की जो परंपरा आ चुकी थी, तो वो पालतू करते थे जानवर। और किसान और चरवाहे जो हैं वो लोग खाना उगा करके शहर में रहने वाले शासक जो थे उनके लिए, और लेखक, ये लोग जो शहर में जो लोग रहते थे, मेन रूप से ऐसे कह सकते हैं, जो शहर में रहते थे उनके लिए वो खाना कौन पहुंचाते थे? तो गांव वाले कृषक, ठीक है। देखते हैं आगे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। इतना चीज उगाते थे, अवशेषों से अभी तक में ये पता चल चुका है, ठीक है। देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यह जो सेशन है इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 4-5 क्वेश्चन ही निकल पाएगा एक चैप्टर से, और वो किसी किसी में तो 1-2 भी निकल पाएगा। तो लेकिन ये उतना कुछ खास नहीं है। इसके बारे में और डीप जब नेक्स्ट क्लास 9-10th में आएगा तो उसमें और कुछ डीप में है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो तब ये वीडियो जैसे ही 6th क्लास का ख़त्म हो जाएगा हिस्ट्री का, उसके बाद मैं जस्ट 7th का स्टार्ट कर दूँगा।
तो वही आगे उसमें और डिटेल से देखेंगे। तब तक लिए ये जिसमें जितना जानकारी देती है उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए आगे इसमें देखते हैं क्या कहता है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौना मिले हैं। जो हड़प्पा में जो हल थी उसका जो प्रयोग होता था और वो नई बात था, क्योंकि उसी टाइम से हड़प्पा में हल का प्रयोग होना स्टार्ट हो चुका होगा संभवतः, और वो उसका साक्ष्य इसलिए नहीं बच पाया है क्योंकि वो लकड़ी के बनाए जाते थे। और उसका पता कि कैसे चलता है कि यह हल ही है, तो वो खिलौना जो बनाया गया था वो पता बताता है कि हाँ शायद हो सकता है कि यहाँ हल का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। देखिए दोस्तों, आज के दोस्त जो हम लोग बारिश को पानी जो है उसका इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, संग्रह नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस जो हड़प्पा काल के लोग थे वह बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करते थे, उसे जमा करते थे ताकि उससे ज़रूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सके। जैसे उसमें उस टाइम जो फसल है, फसल में उस टाइम पानी उपयोग किया करते थे। और हो सकता है कि ऐसे भी बारिश का जो पानी है वो बहुत ही शुद्ध रूप होता है, तो उसे संचित करके लोग पीने का भी उपयोग किया करते होंगे। ये संभवतः मैं अपना विचार रख रहा हूँ। आगे देखते हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बैल और बकरी पालते थे। जैसे हड़प्पा के लोग थे वो गाय पालते थे, भैंस पालते थे, बैल पालते थे और बकरी पालते थे। आगे देखते हैं। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाहें होती थी, लेकिन सूखे महीने में मवेशी के झुंड चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाते होंगे, दूर दूर तक ले जाया जाता था। जैसे आज भी कई इलाका में जो जहाँ सुखाड़ हो जाता है, जहाँ पानी सूख जाती है, तो वहाँ से अलग तलाश करते हैं कि ताकि वहाँ पर जा कर के रहन सहन किया जा सके। ठीक है, वही इसमें भी कह रहा है। देखते हैं आगे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। जो उस टाइम थे शिकार के लिए किसका किसका शिकार करते थे? हिरन पकड़ते थे, ठीक है, और मछलियों का पकड़ते थे। और बेर जो फल है, जो सरस्वती पूजा में आप लोग खाते होंगे बेर, तो वही है बेर। बेर जो फल है उसका इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कहता है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या कहता है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। इसमें ये जानेंगे जो गुजरात से हड़प्पा कालीन नगर प्राप्त हुआ है उसका निरीक्षण करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल इसमें जानेंगे। ठीक है, देखते हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किसान धौलावीरा नगर बसा था। जो धौलावीरा नगर है ये बता सकता है कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि धौलावीरा वर्तमान में किस राज्य में है, तो वो कच्छ जिले में है। कच्छ कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। आगे देखते हैं। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। कच्छ जो इलाका है वो कैसी इलाका है? दलदली भूमि वाला इलाका है। तो वहाँ जो पानी है और समुद्र के किनारे है, जिसके कारण वहाँ पानी थोड़ा सा साफ भी होता होगा, क्योंकि दलदली इलाका है। दलदली इलाका के आसपास में जो लेयर है वाटर, अंडर वाटर, ग्राउंड वाटर, तो वो थोड़ा सा उन लोग को मिलता था और ज़मीनी उपजाऊ हो जाती है। दलदली भूमि के पास ऐसे भी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे। जहाँ हड़प्पा सभ्यता कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था। देखिए ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछ चुका है कि कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में बांटा हुआ है, तो ये धौलावीरा नगर है। देखते हैं आगे क्या कहता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए एक बड़े प्रवेश द्वार थे। जो धौलावीरा है तो उसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार थी और उसे अंदर जाने के लिए एक मेन रूप से दरवाजा होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किया करते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर खुदाई गई। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं इसके बारे में अब थोड़ा समझाता हूँ। जो धौलावीरा था वह चारों ओर से घिरा था। पहला तो वो 3 भागों में डिवाइड था।
ठीक है। और बाकी जो अन्य नगर हैं तो वो 2 भागों में था। ये क्वेश्चन राइज कर सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सा ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जो 3 भागों में डिवाइड था। इस धौलावीरा और भी इम्पोर्टेंट है हो जाता है आगे चैप्टर में या इसी में आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल करूं तो वही है कि इसमें जो एक प्रवेश द्वार होते थे जो बहुत ही बड़े होते थे, और कार्यक्रम जो आयोजन जो भी मतलब सभा होता था, आज भी देखते होंगे जैसे गांधी मैदान हो गई, तो उसी तरीक़ा से उस स्थल में भी एक मैदान हुआ करता था जहाँ पे कार्यक्रम जो होता है, जो भी मतलब फंक्शन हो गया, पार्टी हो गया, तो वहीं पे आयोजन किया करता था सब गांव लोग मिल करके, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ मिले अवशेषों में हड़प्पा का लिपि के एक बड़े अक्षरों पर पत्थर पर खुदवाया गया जो धौलावीरा है, तो वहाँ से एक पत्थर मिला है जिस पे बड़े बड़े अक्षरों में हड़प्पा कालीन लिपि में लिखा गया कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। इन अभिलेखों से संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह जो अभिलेख है वह लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख और मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पाई जाती थी। देखिए जो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है वह बहुत ही अलग किस्म के है। जो वहाँ लेख है लिखा हुआ वो अलग बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन अन्य जगह से प्राप्त हुआ है जो वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है। तो इसी के लिए उसको खास कुछ कर देता है। ये क्वेश्चन भूलाल भटकाल पूछ सकता है, लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन धौलावीरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 नगरों में डिवाइड था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल बसा हुआ है। जो साबरमती की एक उपनदी है, उपनदी मतलब कहने का सेंस मतलब समझे, उपनदी मतलब हुआ उसका सहायक नदी, ठीक है, साबरमती की सहायक नदी, ठीक है। तो वही साबरमती की जो सहायक नदी है उसके किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, लोथल, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन राइज कर सकता है, जो छोटा मोटा एग्जाम हुआ ये तो पूछ सकता है डायरेक्ट कि लोथल कहाँ है तो गुजरात में, धौलावीरा कहाँ है तो गुजरात में। लेकिन ये आप अच्छे एग्जाम में जैसे बीपीएससी एमपी पीसीएस ये सब आदि में जाइएगा तो वो सब में पूछ सकता है कि लोथल किस क्षेत्र में बसा हुआ, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो लोथल पूछ सकता है। तो लोथल में ऑप्शन आपको देगा कच्छ की रण में, खंभात की खाड़ी में, और कुछ भी खाड़ी बंगाल की खाड़ी में दे देगा। ऐसे कर करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन दे करके फंसा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, लोथल किसके पास है तो ये खंभात की खाड़ी में, और धौलावीरा कहाँ है तो वो कच्छ के रण में है, यानी कि कच्छ की खाड़ी में है, ठीक है। आगे देखते हैं, लोथल जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं के बनाई गई चीज़ों के महत्वपूर्ण केंद्र था। वह जो लोथल है, लोथल में कीमती पत्थर का कच्चा सामान है वो आसानी से मिल जाता है क्योंकि वह समुद्र के किनारे है। जैसे पत्थर हो गया, शंख हो गया, और धातु की भी चीज़ें समुद्र से निकाली जाती है, तो वही महत्वपूर्ण केंद्र था वहाँ पे। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरों और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। मुहरबंदी मतलब इसको में बताया गया है गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप, ठीक है। तो वो यहाँ जो लोथल है दोस्तों, लोथल में एक भंडार गृह भी मिला है, ठीक है। देखते हैं आगे इसके लोथल के बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे किया गया है। लोथल एक का बंदरगाह, जो लोथल है ना दोस्तों वह एक बंदरगाह था, ठीक है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती होगी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। जैसे इस फिगर में देखिए दोस्तों, यह जो फिगर है यह लोथल का ही एक तालाब का है, और मान लीजिए कि इधर या किधर इधर से ही समुद्र मिलता होगा इसमें, तो उधर से ही जहाज आते होंगे, छोटे छोटे जहाज, तो उसमें माल जो होती है बाहर से जो सामान मंगवाते थे, जैसे ओमान से क्या मंगाया जाता था तो ओमान से तांबा मंगाया जाता था, और भारत में कहाँ से तो राजस्थान से, और टीन कहाँ से है तो टीन ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। ध्यान रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वही जो सामान जब मंगाया जाता था तो यही इसी में अंदर आते होंगे और यहीं पे सामान को उतारा और चढ़ाया जाता होगा। देखते हैं आगे क्या कहता है। यहाँ पर एक इमारत मिली, संभवतः मनके बनाने का काम होता होगा। पत्थर के टुकड़े, अंध बने मनके बनाने वाले उपकरण तैयार और मनके यहाँ मिलते हैं। दोस्तों यहाँ लोथल में जो है
लोथल में मनके बनाने के एक इमारत मिले। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिले हैं। तो ले देगा सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो ऑप्शन में डालेगा, या फिर सभ्यता अगर रहेगा ऑप्शन तो सभ्यता ही रहेगा, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, ईरान की सभ्यता हो गया आदि, यही सब के बारे में आपको देगा ऑप्शन में। और अगर जगह पूछेगा कि मनके बनाने के कारखाना कहाँ से मिले हैं तो वो लोथल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे। मुद्रा और मुद्रांकन की मुहरबंदी या मुहरबंदी, जो मुद्रा है और या ये जो मिला है लोथल में मिला था, किधर गया, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मुहर मुद्रांकन और मुहरबंदी है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल किया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उस डिब्बे या थैले के चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उन पर मुहर गीली मिट्टी का पोत कर मुहर लगाई जाती थी। मुहर का छाप मुहरबंदी कहते हैं। देखिए, जो मुहरे का प्रयोग इसलिए किया जाता था जो डिब्बे का पहचान किया जा सके, ठीक है। एक जगह से जब दूसरे जगह सामान भेजा जाता है तो उस पर कुछ मुहर लगा कर भेजा जाता है ताकि ये पता चल पाए कि यह कहाँ से सामान आ रहा है या फिर कहाँ जा रहा है, ठीक है। और वो जो मुहरों पर जो देते थे गीली मिट्टी से दिया करते थे, जिसे मुहर बंदी कहते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। जैसे वह जो मुहर होता था गीली मिट्टी का, अगर टूट जाता था तो उसे सब समझता था कि ये इसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो वह रिटर्न हो जाता था। आज भी अगर देखते हैं जो मुहर पे अगर लिफाफा जो होता है तो लिफाफा पे मुहर एक पैक किया जाता है या फिर उस पर मुहर भी डाला जाता है, तो अगर वो टूटा हुआ या फिर कुछ अलग टाइप का हो जाता है तो उसे सब समझता है कि इसके साथ देखा छेड़खानी हुई है, और अगर सही है तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। तो यही इसमें भी कर रहा है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस किस लिए किया जाता है, इसके बारे में सोचिएगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब बताते हैं जो सिंधु सभ्यता है तो वह उसका अंत कैसे हो गया। कई विद्वान इसके बारे में कई तरह के तर्क देते हैं, और अभी प्रचलित है कि यह बाढ़ के कारण विनाश हुआ है, ठीक है। इसका अंत जो है बाढ़ के कारण हुआ है। इसके बारे में बताएगा। इस टॉपिक से इसी को हम बारे में हम समझ पाएंगे कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ है। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। इसमें तो बता रहा है कि यहाँ के लोग जो है छोड़ दिए। लेखन मुहर बाँट आदि प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर लगने लगा। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। झुग्गीनुमा, जैसे 3900 साल पहले, इस सभ्यता का विकास 4700 साल पहले हुआ था। लगभग 3900 साल पहले एक बदलाव देखने को मिला। अचानक से लोग जो हैं, अब किस कारण है वो कारण आगे तो बताएगा, लेकिन अभी इसमें ऐसे ही बता रहा है कि अचानक से जो लोग होते हैं वो अपने घर को छोड़ देते हैं, और अब जहाँ घर नहीं रहेगा, लोग नहीं रहेंगे, तो वहाँ से सामान जाकर क्या करेगा, कोई भी भेजेगा क्यों। तो वही इसमें कह रहा है। और जब कोई नहीं रहेगा तो वहाँ गंदगी तो थोड़ा बहुत फैलना स्टार्ट है, वही इसमें भी बता रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इनका कारण हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाहों और घासों वाले मैदान समाप्त हो गए। देखिए, मैंने भी बताया कि कई विद्वान कुछ बताते हैं, कई विद्वान कुछ बताते हैं। तो इसमें कुछ विद्वान का कहना है कि नदियाँ जो है वो सूख गई थी, और कुछ अन्य का कहना है कि जंगल विनाश हो गया था। और विनाश होने का कारण क्या था कि मवेशी ये लोग जो थे उसको खिलाने पिलाने के लिए, चारगाहों के लिए, वो सब के लिए जंगलों का कटाई किया करने लगे, जिससे कुछ जंगल नष्ट हो गए। आगे देखते हैं। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। जैसे अभी मैं बताया कि कुछ विद्वान कहते हैं कि बाढ़ आ गया था, और मेन रूप से यही प्रचलित है कि सिंधु सभ्यता का नाश कैसे हुआ है, तो जंगलों की ये बाढ़ आने के कारण हुआ है। और एक फिल्म भी आई थी मोहनजोदड़ो, देख सकते हैं। लेकिन इन कारणों से नष्ट नहीं हो पाता है कि
सभी नगरों का अंत कैसे होगा? क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर कुछ ही इलाकों में पड़ता होगा। जैसे इसका कोई अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है कि कैसे इसका नष्ट हुआ है। और ऐसे भी अभी भी तो बाढ़ आता ही है, नदी सूखती हैं, तो क्या वहाँ से विलुप्त हो गया है? नहीं, नहीं ना। तो वही इसमें भी बता रहा है। आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में नई छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। जो मतलब जब वहाँ से लोग अग्रसर हुए, वहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिए, तो दूसरे इलाकों में पंजाब के जो क्षेत्र थे, सिंधु और पंजाब की जो बस्तियां थी वह उखड़ गई, मतलब वहाँ से भी बिल्कुल समाप्त हो गई। और वहाँ से लोग जो पूरब और दक्षिणी क्षेत्र के इलाके में छोटी बस्तियों में जाकर बसना शुरू कर दिए। देखते हैं आगे। इसमें लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम 6 और 9 में पढ़ोगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये यह जो 6 क्लास का है उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से इसे ख़त्म कर करके आगे जो 7th 8 और 9th का है उसे मैं थोड़ा सा डिटेल करके बताऊंगा, ठीक है। तब तक ले इस जब जितना मैं इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन निकल रहा है 1 लाइनर, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। अनन्य में अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। मिस्र कहाँ है ये तो आप जानते ही हैं, मिस्र कहाँ है? तो मिस्र अफ्रीका में है, आप जानते हैं ना। वहाँ से नील नदी के आसपास इलाकों को छोड़कर मिस्र के अधिकांश भाग रेगिस्तान है। जो मिस्र है, मिस्र की जो नील नदी के आसपास जो क्षेत्र है, नदी जहाँ पे रहेगी वहाँ पे थोड़ा बहुत तो सामान हरा भरा रहेगा ही। तो वही कह रहा है कि अधिकांश भाग में रेगिस्तान है, मिस्र के कुछ भाग जो नील नदी के आसपास के क्षेत्र है उसे छोड़कर। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए सेनाएं दूर दूर भेजी, जिन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए और जिन्हें पिरामिड के नाम से दिया जाता है। जैसे यही है पिरामिड्स, देखिए। और इसका विकास लगभग कब तक हुआ था? तो ये 5000 साल पहले। और वो सिंधु सभ्यता कब हुआ था? 4700 साल पहले, ठीक है। देखते हैं आगे इसमें क्या कहता है। राजाओं के मरने उनके शव को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन समूह को मम्मी कहा जाता था। जो ये जो पिरामिड है, जो राजा लोग होते थे, सॉरी, जो राजा लोग होते थे, उनका जो जब देहांत हो जाता था तो उनके शव को इसी में अंदर रख दिया करते थे सुरक्षित। और वह जो शव होता था उन्हें मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और उनके अनेक चीज़ों के दफनाई जाती थी। आपने बुर्जों में आदि में देखा हुआ था कि कुत्ते के साथ दफनाया गया है आदमी को, या फिर कुछ सामान रख करके दफनाया गया। तो वही इसमें भी कह रहा है, सेम वही सिचुएशन है सभी जगह। आदमी के साथ कुछ कुछ उसके साथ दफनाया जाता था, ठीक है। इसमें भी वही कह रहा है। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, वस्त्र, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल होते थे। वही जैसे कि बता रहा है कि जानवर भी होते थे, हथियार भी उनके होते थे, कुछ वाद्य यंत्र जो बजाते होंगे वो होते थे, कुछ बर्तन होते थे खाना खाने के लिए। ये मान्यता थी उस टाइम की कि जो लोग आदमी मरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पे कैसे खाएंगे, कैसे किस चीज़, तो वही इसमें रखा करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। जैसे जो राजा महाराजा उस टाइम के होते थे, तो उनका जो उनके साथ जो दासी लोग होते थे, उनका सेवा करते थे, उसे भी उसी में दफना दिया जाता था, समझे। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। जैसे सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुआ था, लेकिन सिंधु सभ्यता में उतना कुछ खास शवों के साथ नहीं धन दौलत दिया जाता था, लेकिन कुछ दिया जाता था। लेकिन जो मिस्र में है वह सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था, सोचिए। आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की जरूरत पड़ी होगी? ये आप सोच सकते हैं कि ज़रूरत तो पड़ता नहीं होगा। आज भी देखते हैं कि वो लोग अब जब डेथ कर गया तो उन लोग कैसे उसका उपयोग कर सकता है, ठीक है।
देखते हैं आगे, कल्पना करो कह रहा है, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। मतलब ये आपको थिंक करने के लिए कह रहा है। मतलब मान लो कि अब तुम सोच रहे हो, सोच लो कि 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा करने के लिए क्या क्या साथ ले जाएंगे, और मोहनजोदड़ो से तुम क्या देखोगे। जैसे कह रहा है कि तुम 4000 साल पहले अभी तुम जिस युग में हो, इस युग में न रहकर कल्पना करने के लिए कह रहा है। कल्पना करो कि तुम 4000 साल पहले लोथल में हो, जैसे 4700 साल पहले हुआ था हड़प्पा सभ्यता का विकास। तो वही कह रहा है कि तुम 4000 साल पहले लोथल में यात्रा कर रहे हो, लोथल से लेकर के मोहनजोदड़ो तक। तो वहाँ से लोथल से मोहनजोदड़ो तक जाने में तुम उस अपने साथ क्या क्या सामान ले जाओगे और किस चीज़ से यात्रा करोगे, ये कल्पना करने के लिए कह रहा है। ये तुम सोचना, ठीक है। और तुम्हें ये भी बताना है कि मोहनजोदड़ो में तुम क्या क्या देखोगे, ठीक है। देखते हैं आगे इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन है, ठीक है। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग हुआ था। मैंने अभी बताया कि जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में से किस चीज़ के साक्ष मिले थे, तो मेहरगढ़ से मिले थे कपास के साक्ष, ठीक है। और कपड़ा के साक्ष कहाँ से मिले थे, तो वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो बन जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित को यहाँ सुमेलित करना। देखिए ये क्वेश्चन आप सुमेलित कर करके ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे तांबा का है, तो तांबा कहाँ से मिला था, तो भारत में राजस्थान से मिला था, ठीक है। और भारत के बाहर ओमान से, ठीक है। और देखते हैं सोना, सोना कहाँ से मिला था, तो ये कर्नाटक से आयात करते थे, ठीक है ना। और टीन और बहुमूल्य पत्थर हो गए, तो टीन कहाँ से, टीन एक तो अफगानिस्तान से भी किया करते थे, और कहाँ, अफगानिस्तान, और दूसरा ईरान से किया करते थे, ठीक है ना। तो टीन अफगानिस्तान से हो गया, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से हो गया, ठीक है। तो ये मैं इस चैप्टर में तो आपको बता दिया, खैर कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। 3rd नंबर है क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुओं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। जैसे हड़प्पा के लोग थे, उसके लिए धातु, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, ये क्वेश्चन आप सोचिएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। इस अध्याय में पक्की मिट्टी जो होता था उसे टेराकोटा कहते थे, ठीक है। पक्की मिट्टी से बने खिलौने की सूची बनाओ। ये क्वेश्चन बनाने के लिए है, वो यह क्वेश्चन वो 6 क्लास के बच्चों के लिए है जो अपना कल्पना करेगा, ठीक है। इनमें से खिलौने बच्चा ज़्यादातर पसंद आएंगे, मतलब कौन से खिलौना जो बच्चा को पसंद आएगा, और ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, हड़प्पा के लोग के भोजन सामग्री की सूची बनाओ। ये भी कुछ खास नहीं है। हड़प्पा के किसान पशुपालक के जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा। उत्तर इसके कारण बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरीका से, ये मेंस लाइक क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें मेंस में आपको थोड़ा सा और डिटेल में पूछेगा, लेकिन ये एक तरीका से प्रैक्टिस के लिए आपको हो सकता है। जैसे हड़प्पा के किसान और पशुपालक का जीवन के बारे में आपको बताना पड़ेगा इसको में, और वहाँ के जो किसान हैं, उस टाइम के किसान और अभी के जो किसान हैं, उनसे क्या भिन्नता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। बस यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। आओ करके देखें, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है दोस्त। अगला डे में हम लोग अध्याय 5 देखेंगे, और इस 4th अध्याय का जो क्वेश्चन है वो तो मैं आज कर लिया हूँ, तो नेक्स्ट अध्याय में आप लोग को सिर्फ पढ़ाऊँगा, ठीक है। और ये उसका टॉपिक होगा क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ठीक है ना। तब तक लिए आपसे विदा।